नमस्कार दोस्तों, स्त्रीकाल के YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम एक समसामयिक विषय पर लाइव चर्चा। सॉरी मैं अपना म्यूट कर रहा था, आपका म्यूट हो गया, सॉरी। नमस्कार दोस्तों, स्त्रीकाल के YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम एक समसामयिक विषय पर लाइव चर्चा के साथ हाजिर हैं। आज 6 दिसंबर का दिन है, जो कि ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। 1992 से पहले तक ये बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के तौर पर जो है जाना जाता था, लेकिन 1992 जो है उसके बाद बाबरी विध्वंस का दिन भी आज का दिन है। और एक तरह से ये दोनों जो दिन है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन संविधान पर हमला हुआ। बाबा साहब अंबेडकर के जो सिद्धांत है उन पर भी हमला इस दिन को माना जा सकता है, क्योंकि ये उन मूल्यों की जो है उसको विध्वंस किया गया बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ, जिसकी नींव संविधान के साथ रखी गई थी और जिसके जो सबसे बड़े आर्किटेक्ट जिनको कहा जाता है वो बाबा साहब अंबेडकर को कहा जाता है, जिन्होंने इस देश को इसे सौंपा अब तमाम लोगों के सहयोग के साथ। तो आज हमारी चर्चा का विषय कौन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विरासत और उनके संदेशों पर हमलावर है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करें, और चर्चा से पहले हम थोड़ा सा और इसके बारे में स्पष्ट करते हैं। हालांकि हमारे पास पैनलिस्ट हैं जो और इस पर बात करेंगे, लेकिन ये है कि जो हिंदुत्ववादी ताकतें आज जो मुख्य धारा में है, उन ताकतों ने इस दिन को, जैसा कि मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद को गिराने का दिन आज का दिन ही चुना 6 दिसंबर को, और उनकी विरासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि ठीक इसी तरह से जो 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस का था, उसके 4 दिन पूर्व अयोध्या में मंदिर उद्घाटन का जो है वो अवसर चुना गया, और इस अवसर पर जो है तिरंगा उत्सव आदि का जो है वो किया गया, जो कि एक तरह से बाबा साहब अंबेडकर की विरासत पर ही हमला की तरह से देख सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि बाबा साहब अंबेडकर हमेशा से ब्राह्मणवादी और जो इन सब के खिलाफ, या उस समय के प्रचलित तमाम जो राजनीतिक वो थे उनसे बाबा साहब का टकराव होता रहा था। और जो है उन्होंने हर जो है प्रचलित पॉलिटिकल जो धारा है उस पर उन्होंने सवाल उठाया था। लेकिन ये भी हम देखते हैं कि आज उनके निधन के 6 दशक के बाद जो तमाम जो धाराएं हैं उन सब ने बाबा साहब पर क्लेम करना शुरू कर दिया। आज बाबा साहब सबके लिए हैं, लेकिन क्या ये जो उनका चयन है बाबा साहब की विरासत पर वो क्लेम करने का दावा करते हो, कितना दिखावे का है, कितना जो है वो उनके इस्तेमाल को लेकर के रहा है। तो हम आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हैं उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ विजय सोनवाने सर हैं, जो सेवानिवृत्त वैज्ञानिक रहे हैं, साथ में सामाजिक विश्लेषक, चिंतक, राजनीतिक चिंतक है, और हम उनसे इस पर टिप्पणी लेंगे। हमारे साथ संजीव चंदन है, स्त्रीकाल के संपादक, और हमारे साथ प्रकाश तुपे जी हैं, शिक्षक हैं, रिसर्चर हैं, और अम्बेडकरवादी धारा के जो है विचारक विश्लेषक हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव चंदन आपके पास आते हैं और आपसे ही एक इंट्रोडक्टरी जो है वो टिप्पणी लेते हैं, खास तौर पर तब जबकि आज बाबा साहब की विरासत पर हर किसी का दावा है, हर कोई जो है उन पर क्लेम कर रहा है, लेकिन ये क्लेम उस धारा से भी हो रहा है, हिंदुत्ववादी धारा की ओर से भी, जिसके वो विरोधी रहे थे, जिसके साथ सबसे बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। देखिए मनोरमा, ये जो हिंदुत्ववादी धारा से बाबा साहब पर का विरोध हो रहा है उसका एक दोहरा कैरेक्टर है। दोहरा कैरेक्टर ये है कि एक तरफ ये बाबा साहब को प्रतीकात्मक तौर पे वो एक स्वीकृति का भ्रम पैदा कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छा, तो ये स्वीकृति का भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं, और इसीलिए बहुत सारी चीजें, जैसे 26 नवंबर, तो 26 नवंबर जो है वो को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए, ये मोदी जी के समय में शुरू हुआ। पंचतीर्थ बनाया, पंचतीर्थ में
ये मऊ से लेकर के उनसे जुड़े हुए, या जो अलीपुर रोड को लेकर के बहुत लंबे समय से मांग थी, तो उन सब को रिकॉग्नाइज करते हुए और बाबा साहब से जुड़े स्थलों को अपनी भाषा में, अपने 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 आइडियोलॉजिकल शब्दावली में पंचतीर्थ बनाया। ये सब करते हुए आपने जो कहा, जो आपका इंट्रो है, वो बेहद शानदार तरीके से इस बात को रखता है कि 6 दिसंबर की जो घटना थी, मोदी जी जिसके अगली कड़ी है, और वो बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का, और मोदी जी के समय में जिस तरह से भारत के न्यायालय ने उसकी व्याख्या की, वो संवैधानिक मूल्यों की हत्या थी, और ये बात खुद न्यायालय ने माना भी। तो आपने बहुत अच्छा कंट्रास्ट बनाया कि उस दिन, जिस दिन परिनिर्वाण हुआ उनका, बाबा साहब का, संविधान के निर्माता का परिनिर्वाण हुआ, उसी दिन संविधान के हमले के लिए चुना गया, और इस डेट को एक तरह से हड़प लिया गया। सिंपली उसके बाद चीजें क्या होती हैं, उसको यदि 1992 को भी सामने रखेंगे तो उससे बहुत सारी चीजें और स्पष्ट हो जाएगा। वो ये है कि 1992 के बाद एक समूह इसको अलग तरीके से मनाने लगा, उसके लिए ऐतिहासिक उपलब्धि थी, दूसरा समूह इसको ब्लैक डे के रूप में मनाने लगा। लेकिन वो ब्लैक डे वाले लोगों ने कभी भी उस तरह से संविधान की बात नहीं की जिस तरह से आज संविधान का दिखाया जा रहा है, बाबा साहब को लेकर के बात नहीं की। ये वो धड़ा था, अम्बेडकरी धड़ा, जो कह रहा था कि हमारा एक दिन खा रहे हो और हमारे बाबा साहब के मूल्यों पर हमला कर रहे हो। लेकिन ये वाला धड़ा नहीं। ये क्या कर रहा था, इनके साथ क्या दिक्कत है, इनके साथ दिक्कत है, अच्छी बात है कि उसको छोड़ करके अब आगे संविधान पे आया गया है, लेकिन इनके साथ दिक्कत है कि बाबा साहब को इनके रिजिम में भारत रत्न नहीं मिला। बाबा साहब के किसी भी उस लिगेसी की पहचान को लेकर के आप कल्पना करिए, हम सब तो 90s के दौर के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस के। आप बताइए कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को कितना हम सब जानते और पढ़ते थे, किन अर्थों में जानते और पढ़ते थे। अब ये लोग कौन थे, इसीलिए आज का सवाल हम लोगों ने रखा कि अंबेडकर की विरासत और संदेशों पर हमलावर कौन। एक धारा तो खुल्लम खुल्ला इनके खिलाफ है, बाबा साहब का उनसे संघर्ष। बाबा साहब सीधे सीधे कहते हैं, कहां कहते हैं, थॉट्स ऑन पाकिस्तान में कहते हैं कि अब वो हिंदुत्ववादी राष्ट्र को नकार देते हैं। लेकिन और उनका पूरा संघर्ष इसी के साथ है, हिंदुत्व, और अंततः वो छोड़कर निकलते भी हैं, कहते भी हैं कि मैं हिंदू पैदा हुआ हिंदू मरूंगा नहीं। 22 प्रतिज्ञाएं, सब कुछ है बाबा साहब के पास, जो सीधे सीधे हिंदुत्व से संघर्ष करता हुआ बाबा साहब है। दूसरी तरफ क्या हुआ, जिनका पाठ्य पुस्तकों पर नियंत्रण था, जो लोग सत्ता में थे, वो क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे कि बाबा साहब, हमारे दिमाग में, मैंने प्रेस क्लब में बड़ा लंबा बहस एक बड़े वरिष्ठ अपने मार्क्सवादी मित्र से की, और वो ये कि बाबा साहब मुसलमान विरोधी थे, वो कह रहे थे। अब इस दिवालियापन का क्या करिएगा कि जिस थॉट्स ऑन पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूं, वो इसलिए मुसलमान विरोधी थे कि वो समय को यथार्थ में देखते हुए जम्मू कश्मीर के प्रसंग पे, पाकिस्तान के प्रसंग पे, मुस्लिम, उसकी व्याख्या ये होनी चाहिए थी कि बाबा साहब सेकुलर थे। बल्कि संजीव जी, ये बीच में एक और खबर चली थी कि बाबा साहब जो है बौद्ध नहीं होते तो इस्लाम धर्म को एम्ब्रेस करने या मतलब वो कर सकते थे, फिर बाद में उन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपनाया। तो थोड़ा सा इसको भी लीजिए इसमें अपनी बात। देखिए, वो कई धर्मों से बात कर रहे थे, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, और इस्लाम को लेकर के उन्होंने फिर तय हो गए थे कि वहां नहीं जाना है। बहुत जाते तो वो सिखिज्म की ओर जा सकते थे फाइनल स्टेज पे, लेकिन उन्होंने बुद्धिज्म को ऑप्ट किया। वो तो है इतिहास का एक पार्ट। लेकिन इन सब के बीच में कर रहा हूं, इस्लाम को लेकर के वो हिंदुत्व के तुलना में ज्यादा उदार ढंग से सोचते भी हैं, लेकिन वो मूलतः इन सभी धर्मों के भीतर जो इसके कट्टरपंथी स्वभाव और कास्टिस्ट नेचर भारत के संदर्भ में, वो सबको वो उजागर करते हुए चलते हैं। क्या यहाँ पर हम लोग इस चीज का जिक्र करके, जैसे वो हिंदुत्व को डिवाइड करने वाला मान रहे थे, आप, जाति का मतलब है डिवाइड करना एक समाज को, तो जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात इस्लाम करता है, उसको लेकर के भी वो आलोचित रहते थे कि जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है अमॉन्ग मुस्लिम है, उससे ज्यादा नहीं है, उसके बाद बाकी सारे अदर्स हैं। बिल्कुल, और इसी स्थापना के साथ उन्होंने देखिए, अब इन दोनों चीजों को एक साथ बात करके हम लोगों को क्या बताया जाना चाहिए था, हमें ये पढ़ाया जाना चाहिए था जो आप कह रही हैं, जो हम कह रहे हैं, वो नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिस्टॉर्शन के काम हुए। अब आज हम लोग इसके बाद प्रकाश जी को सुने तब विजय सर की ओर चले। आज प्रकाश जी बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने वाले हैं,
और इससे हम समझे। एक तो कह ही रहा है भैया, एक ने तो यहां तक कह दिया कि जब हमने बुद्ध को अपना लिया, खत्म कर दिया, तो बाबा साहब किस खेत की मूली है? ये कर भाई आरएसएस के बड़े तक, तो बाबा साहब किस खेत की मूली, तो वो तो सीधा शत्रु है ना, वो तो दिख रहा है। लेकिन जो दूसरी चीजें हो रही हैं साथ साथ, कभी भी आप जब बात करेंगे, और यदि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नीतियों का समय सापेक्ष भी, आप बताइए ना कि भारतीय पेडागोगी का कितना बड़ा जातिवाद है कि भारत का सबसे बड़ा समाजशास्त्री के तौर पे नहीं पढ़ाया जाता। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इसके लिए किसके पास रोएं, कहां गाएं? सारी समस्याओं का मैंने, जैसे मैंने आजकल अभी किताब पढ़ रहा हूं कि सारी समस्याएं ट्रंप से शुरू हुई। उस लड़के ने बहुत अच्छा लिखा है, वी आर नॉट वोक वाली जो किताब पढ़ रहा हूं। और सारी समस्याएं नरेंद्र मोदी से शुरू, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी एक समस्या है, वो एक लक्षण है, वो बीमारी नहीं है। वो एक समस्या, सॉरी मैंने, वो बीमारी के कारण नहीं, वो बीमारी है, एक समस्या है, एक लक्षण है, दूसरे और भी लक्षण। इस तरह से देखिएगा तो आज का जो आपने सब्जेक्ट रखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत और उनके संदेशों पर हमलावर कौन है, और हम लोग आज कह रहे हैं कि सवर्ण एलीट हाजिर हो, ब्राह्मणवादी एलीट हाजिर हो। आप बताओ, ये जो हम सवाल आज छोड़ रहे हैं वो बताएंगे जी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल विचारधारा से आ रहे हैं। वो उनके समय में भी था, और आज जबकि उनको बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर इम्ब्रेस किया गया है, लेकिन उसका भी। तो हम प्रकाश तुपे के पास इसी सवाल के साथ जाते हैं कि आज की तारीख में, मौजूदा दौर में, तब जबकि बाबा साहब सबके लिए, आपने देखा विजयवाड़ा में एक बड़ी मूर्ति लगी है, हालांकि वो चंद्रबाबू नायडू ने उसको 2016 में ही वो किया था, लेकिन उद्घाटन हुआ, वो लगभग स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है उसके समकक्ष है, उससे थोड़ा उसकी है, लेकिन हाँ काफी बड़ा वो पूरा जो है वो स्मारक और उसका पूरा प्रोजेक्ट रहा है और महत्वपूर्ण रहा है। वो अमरावती में भी उन्होंने उसको जो है आगे जो है म्यूजियम और ये सब बनाने का जो है वो, जो कि नई राजधानी होगी आंध्र की, तो वहां पर भी सबका। तो हम देख रहे हैं कि अक्रॉस पार्टी जो है वो, और आज हमने देखा कि चाहे वो द्रौपदी मुर्मू हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सभी ने सभी की तरफ से श्रद्धांजलि और सभी ने बाबा साहब की बात की है, और वो सब जो भी है संसद में है ही। तो ये तमाम चीजें, लेकिन सच में ये सब दिखावे की बात है। असली विरासत बाबा साहब की कहां पर है? कौन सा राजनीतिक दल है जो बाबा साहब की असली विरासत जो है उसको कैरी कर रहा है? मनोरमा, इसके पहले थोड़ा प्रकाश जी एक मुद्दा उठा रहे हैं, मैंने वो इसीलिए कहा कि आज प्रकाश जी से भी हो, तो इस विषय के उसको एड्रेस करते हुए उस मुद्दे को उठाते हुए आपके सवाल का भी जवाब देंगे जी। एक जो पीआईएल दायर करने की बात आप कर रहे थे, पीआईएल, हाँ, इसी विषय से रिलेटेड है कि कौन हमलावर है और कैसे, जो मैंने कहा कि लिबरल समूह वो क्या कर रहा है जी। तो हम प्रकाश जी से ही उसका विवरण संदर्भ सब कुछ जान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक एलएम जोशी के जो फेमस हिस्टोरियन हुआ करते थे एंशिएंट इंडिया और बुद्धिज्म के, डॉक्टर लाल मणि जोशी, उनके कोटेशन से मैं शुरुआत करता हूं। ईस्वी सन के जो बाद जो सदियों के महानायक थे तो वो बाबा साहब थे। जो बुद्ध, महावीर, नानक को ही नहीं कर सके वो कार्य बाबा साहब के लीडरशिप में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किया। यहां से थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली है ये अलग हो सकता है, थियोरेटिकली जो सैक्रेड टेक्स्ट है, स्मृति श्रुति, इनका सार्वजनिक जीवन से इन्हें उध्वस्त किया गया, ध्वस्त किया गया। और जो वर्ण व्यवस्था थी जो खुद बुद्ध नहीं उसे उध्वस्त कर सके, वो मॉडर्न इंडिया में हुई। तो इसलिए बाबा साहब का एप्रोप्रिएशन या असिमिलेशन इतना सहज नहीं है। उसमें बहुत सारे उनके जो सिपह सालार लेफ्टिनेंट है वो खड़े हैं, उन्हें पराजित किए बिना ये ऐसा हो नहीं सकता। अभी रही बात बाबा साहब की जो एसिमिलेशन, एप्रोप्रिएशन की, डिफेमेशन की शुरुआत, अभी जो वर्णवादी है उन्होंने तो बाद में की। सबसे पहला किया समाजवादियों ने, उसके बाद कम्युनिस्टों ने, उसके पहले कांग्रेस ने। अभी का वर्णवादी कहीं इधर जाता है या उधर जाता है, उसे हम एक ही हेड में देखेंगे कि ये वर्ण व्यवस्थावादी है। चाहे वो ब्राह्मण हो
या क्षत्रिय हो, उसके कास्ट से हमें कुछ मतलब नहीं है, लेकिन है वो वर्णवादी। तो ये सीधा संघर्ष वहां है। बाबा साहब क्या कहते हैं, अभी थॉट्स ऑन का इसके ऊपर मैं थोड़ा 2 मिनट में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। थॉट्स ऑन पाकिस्तान क्या है? थॉट्स ऑन पाकिस्तान फंडामेंटलिस्ट हिंदू और फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम दोनों को करारा जवाब है। बाबा साहब कहते हैं दोनों की जो डिमांड है एक जैसी कैसी हो सकती है, तो हम उसको एक पार्ट में नहीं ले सकते, वो कंटिन्यू प्रोसेस है। और जो कंटिन्यू जो प्रोसेस जो है वो वैसी हमें पढ़नी चाहिए। अभी बाबा साहब के जो अभी जो नेहरूवादी गांधीवादी है, उनका एक 17वें खंड में एक स्पीच है महिलाओं के संदर्भ में, कि बाबा साहब कहते हैं महिलाओं ने घर में रहना चाहिए, उन्हें स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म क्या? जो महिलाओं का धर्म है, श्रुति स्मृति धर्म, उसका पालन करना चाहिए। और वैसे उसमें टेक्स्ट है, तो वो रिपोर्टेड वर्जन है वो ऐसा। और ये लेके अशोक कुमार पांडे और जो भी कुछ है लोग, ये अभी से नहीं है, ये सबसे पहले उठाया था नलिनी पंडित, जो मार्क्सवादी विद्वान हुआ करती थी, वहां से हुआ समाजवादियों की तरफ आया, और अभी जो नेहरू गांधीवादी है अशोक कुमार पांडे तक आ गया। लेकिन जो प्राइमरी सोर्स की बातें जो करते हैं, तो उसका प्राइमरी सोर्स कोई देखता नहीं है, ये कहां से लिया गया। ये जो है ये तो रिपोर्टेड वर्जन है, और जिसके बेस पे वो कह रहे हैं वो है प्रबुद्ध भारत। ये है प्रबुद्ध भारत, देख लीजिए। ये प्रबुद्ध भारत में जो राइटिंग एंड स्पीचेस में दिया गया है उसका 70% भी नहीं है, यानी इसमें बहुत सा 70% डिफरेंस है। यानी जो रिपोर्टेड वर्जन है राइटिंग एंड स्पीचेस का 17वां खंड का, उसका 70% बाद हो गया, तो रहा 30% का। तो वो कहां से आ गया? तो एक वर्धा का यहाँ एक भिक्खू हुआ करता था, वो तो उस अर्थ में कोई भंते वगैरह था ही नहीं, उससे कहा तो हीरो बनना था, वो नहीं हुआ, औरंगाबाद में आ गया। प्रकाश जी अपने आउटसाइड पैनलिस्ट और आगे जो लोग देखेंगे उनके लिए एक बात स्पष्ट कर देते हैं। जो प्रकाश जी का संदर्भ है वो ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का एक महिला विरोधी बयान बहुत ज्यादा कोट किया गया, और भी बहुत सारी चीजें, उसमें से एक पर जिसकी बात प्रकाश जी अभी कर रहे हैं प्रबुद्ध भारत के जरिए, और कहा गया कि ये बाबा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अखबारों में रिपोर्ट हुआ था कथित तौर पे, वो कहा गया, और उसके आधार पे उनको महिला विरोधी, कांग्रेस की महिलाओं को अश्लील बातें कहते हुए बाबा साहब के बारे में छापा गया था। अभी प्रकाश तुपे और हम लोगों ने भी 2023 में भी एक सर्कुलर, ये एक स्त्री काल के बैनर तले, मनोरमा आप भी थी, हम लोगों ने प्रधानमंत्री वगैरह सबको भेजने की कोशिश की है कि आप रिपोर्टेड वर्जन बाबा साहब के राइटिंग से हटाइए। राइटिंग का मतलब लेखन होता है, भाषण होता है, और ये इंटरव्यू हो सकता है, अधिकतम इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट नहीं हो सकता अखबारों का। उसी संदर्भ में प्रकाश जी आगे बता रहे हैं। जी प्रकाश जी। तो वो आ गया। तो अभी रही बात 30% की, तो ये भिक्खू बनते सुमित था, उसका क्लेम था। मैं वहां ब्रह्म दीक्षा के बाद गया, चंद्रपुर में बाबा साहब का स्पीच हुआ, मैंने बाबा साहब को ऐसे कहते वक्त सुना। फिर उसने 1993-4 में किताब लिखी, वो औरंगाबाद से पब्लिश हुई, और वो वर्धा का था। और जो बाबा साहब के छुपे विरोधी माने जा रहे थे नारा शिंदे, वो उसका सगे या रिश्तेदारी में था। और उनका एक और रिश्तेदार था यहाँ औरंगाबाद में, उनका नाम नहीं, बहुत साहित्यिक थे, वो अभी चले गए। तो उन्होंने वो किताब पब्लिश किया। फिर ये रिपोर्टेड वर्जन 30% और उसके का 70%, पूरा रिपोर्टेड वर्जन ये मिला के वहां डाल दिया। अभी वो उसने खुद का मेमोइर्स लिखा है, उसका खुद का दावा है। अभी वो भंते कैसा था, वो पैसे कमाने के लिए, अभी यहाँ तमाशा हुआ करता है महाराष्ट्र में, जिसमें औरतें वगैरह डांस करती है, तो उसमें पैसे कमाने के लिए तमाशा भी रखा था यहाँ। ये बाबा साहब, यानी ये ऐसा कैसा बंदे हो सकता है जो पैसा कमाने के लिए तमाशा रखता था, और वो झूठ भी बोलता था। और जिसने उसके साथ बात की है, उसके साथ उनका कांटेक्ट था, वो डॉक्टर अशोक गायकवाड़ जो कौशल्य प्रकाशन है, वो भी बोलते थे आदमी बहुत झूठा है, ये धम्म दीक्षा के वक्त भी वहां नहीं था। और ये इसने किसके कहने पे किया? तो उसका एक है, मेन है उसका नारा शिंदे। ये नारा शिंदे वही व्यक्ति है जिसने लिखा था, बाबा साहब विदर्भ साहित्य सम्मेलन महासंघ के ऑफिस में गए
और बाबा साहब ने स्पीच लिखा। बाबा साहब वहां गए थे, बस कोई स्पीच हुआ नहीं, बाबा साहब ने कोई स्पीच डिलीवर किया नहीं, इसने खुद स्पीच लिखा। वो 20 साल तक उसने चलाया, ये बाबा साहब का स्पीच है। लेकिन वहां के जो आई विटनेस थे तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बाबा साहब का स्पीच हुआ ही नहीं था। चाय पे चर्चा हुई और बाबा साहब चले गए। तो ये इस तरह है, यानी आप बाबा साहब क्या कहते हैं, धम्म नीति है, नीति धम्म है। धम्म इज मॉरलिटी एंड मॉरलिटी इज धम्मा। तो जो आदमी, जो इंसान हिंदू कोड बिल के लिए रेजिग्नेशन दे सकता है, और मैं ये सोसाइटी का प्रोग्रेस जो है वो कौन से प्रोग्रेस से काउंट करूंगा, तो जितना महिला का प्रोग्रेस होगा मैं समझूंगा ये मेरा पैरामीटर है, वुमेन्स प्रोग्रेस से मैं काउंट करूंगा। तो वो ऐसे नहीं बोल सकते। तो फिर उन्हें डिफेम करने के लिए 1993 से लेके साजिश की गई। ये अभी पहली बार हुआ है ऐसा नहीं है, धनंजय कीर ने भी वही किया था, चांगदेव खैरमोड़े ने भी यही किया था। और जो वर्ण व्यवस्था के जो पोषक लेखक थे तो उन्हें इस तरह से बढ़ावा दिया गया। उनकी किताब गवर्नमेंट ने बांटी है कंसेशन में। चांगदेव खैरमोड़े की किताब अभी भी बांटी जाती है, 4,500 रुपए की किताब है 500 रुपए में दी जाती है। तो क्यों दी जाती है? उसके ऊपर पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी मिलिंद कॉलेज के जो चेयरमैन थे घनश्याम तलवटकर, उन्होंने उसी वक्त लिखा था ये बाबा साहब का चरित्र नहीं है, तो बाबा साहब का चरित्र हनन है। उसका प्रबुद्ध भारत का लेख भी है मेरे पास, अभी भी है। क्या हुआ, बाबा साहब जाने के बाद जो है ना, जो मूवमेंट थी ना, वो बहुत यानी कंफ्यूज हो गई थी, लोग भी नहीं थे, बाबा साहब अचानक चले गए, तो ये विरोधियों को देखने के लिए किसी के पास टाइम नहीं था। फिर ये गड़बड़ी का उन्होंने फायदा उठाया और जितना इंटरपोलेशन कर सकते थे उतना इंटरपोलेशन किया। और मैं एक इंटरपोलेशन करके उठता हूं। गांधी हत्या के बाद बैरिस्टर सावरकर जी के वो वकील थे भोपटकर, भोपटकर ने दूसरे आदमी को कुछ कहा, यानी सावरकर अंबेडकर की बातें भोपटकर ने रिपोर्टेड किया, फिर वो चौथे व्यक्ति ने किया। तो वो ऐसी बात थी कि एक दिन सावरकर, बैरिस्टर सावरकर के एडवोकेट को फोन आ गया कि ऐसा ऐसा है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आपके क्लाइंट है, उन्हें कोई रिस्क नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो उनको बुलाने के लिए एक टाइम फिक्स किया बाबा साहब ने, वहां बुलाया। तो उन्होंने कहा मैं अकेला ही था, बाबा साहब खुद गाड़ी चला के आ गए, बहुत स्पीड से बाबा साहब आ गए और बाबा साहब बोले टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बाबा साहब खुद गाड़ी चला के आ गए। लेकिन हकीकत यह है कि बाबा साहब को कार चलाना आता नहीं था। माँ साहब ने और दूसरे आदमी ने बाबा साहब को कंटिन्यू 3 दिनों तक कार चलाने सीखी, लेकिन वो एक्सीलेटर और क्लच का जजमेंट बाबा साहब को जमा नहीं। बाबा साहब बोले जाने तो छोड़ दो ये। फिर ये भी जो है इंटरपोलेशन जो प्रक्षिप्त तो डालने की कोशिश की गई, ये भी 30 साल चली। फिर बाद में समझ में आ गया, फिर उसका प्रतिवाद किया गया, फिर वो अभी अभी कम हो गई। यानी ये एक और दो बातें नहीं है, ऐसे कम से कम 25 बातें हैं। तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी जो संस्कृत विद्वान हुआ करते थे, उन्होंने क्या कहा कि मैं मनुस्मृति जलाई, तो जलाई गई मनुस्मृति की जो राख थी, वो अंश था, वो लेके मैं राजगृह में गया और बाबा साहब बोले कहा क्यों आए, तो यह आपने मनुस्मृति जलाई है, उसकी राख मैं आपको सर को लगाना चाहता हूं। ऐसा तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी ने कहा। विद्वान पंडित थे वैदिक लिटरेचर के, वो भी झूठ बोले कि मैंने बाबा साहब को ऐसे राख लगा दी। और उनके साथ जो नरहर कुरुंदकर थे, जो नव हिंदुत्ववाद का जो फ्रेम है, ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ। आप समझिए, नव हिंदुत्ववाद को समझिए। ये शुरू किया तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, फिलोसॉफी के एक्सपर्ट माने जाने वाले मेपू रेगे, और दूसरे जो है सह देशपांडे। तो ये नव हिंदुत्ववाद की फिलोसॉफी में बाबा साहब को एसिमुलेट करने की कोशिश की गई। लेकिन बाबा साहब का जो फ्रेमवर्क, ये बाबा साहब ये फ्रेमवर्क में बैठते नहीं है, तो उन्हें कैसे बिठाया जाए? ये अभी से नहीं शुरू हुआ, ये कांग्रेस के जमाने से शुरू हुआ है। तो ये जो अनेक जो बातें की कोशिशें की गई ना, ये वैसे भी अभी कंटिन्यू चालू रहेंगी। उसका कॉन्क्रीट एविडेंसेस नहीं है। इसमें एक जो है ना कॉमन चीज है, जो
बाबा साहब के खुद के लिटरेचर में उन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं। तो क्या होता है, 30 साल के बाद किसी ने कहा ऐसा था, मैं वहां था, तो उसका रिपोर्टिंग किया जाता है। अभी वो भी आदमी चला गया, गुजर गया, तो ये प्रूव कैसे करेंगे? तो इस तरह से जो है ना, वो डॉक्टर्ड एविडेंस या आर्टिफिशियल एविडेंसेस या हिस्टोरिकल ओरल हिस्ट्री तैयार करके फिर वो किया जाता है। मेरे नाना जी ने कहा, भी मेरे पिताजी तो बाबा साहब किसी कभी मिले नहीं, दूर से देखा, तो मैं कहूंगा मेरे नाना जी ने मेरे पिताजी को कहा, बेटा तुम बड़े अच्छे हो, ऐसा हाथ रखा। तो अभी मेरे नाना जी है ही नहीं, क्या प्रूव करेंगे? जो भी रेफरेंसेस दिया जाता है बाबा साहब जाने के बाद 10 साल के बाद या 30 साल के बाद का दिया जाता है। आप बोलेंगे कि प्राइमरी सोर्सेज दो, जनता में है वो नहीं है। बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस बाबा साहब ने खुद बोला है तो नहीं है। बाबा साहब को जो देखने का जरिया है ना फिलोसॉफी, बाबा साहब को आप फिलोसॉफी के माध्यम से देखिए। बाबा साहब को समझना होगा आपको, तो मैं जो 5-4 लेखक है, डॉक्टर डी.आर. जाटव है, जिन्होंने प्राइमरी सोर्स के आधार पे बाबा साहब की फिलोसॉफी का एनालिसिस किया है, वो यूपी के थे, हाथरस के। अम्बेडकराइट फिलोसॉफी के सबसे बड़े तज्ञ है, वो एक्सपर्ट माने जाते हैं, वहां प्रिंसिपल थे। उन्होंने लगभग 70-80 किताबें लिखी। उसके बाद डीसी आहिर है, वो भी दिल्ली के हैं। उसके बाद भगवान दास है, महाराष्ट्र में के.एन. कदम है, राजा ढाले है, वसंत मून है, ए.एम. राजशेखरैया है साउथ में जाने के बाद। ये जो है अम्बेडकराइट फिलोसॉफी के एक्सपर्ट है, अम्बेडकराइट एविडेंस के एक्सपर्ट है, इसलिए इन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाता है। इन्हें तो साइड कॉर्नर किया जाता है बाकियों के नजर में जो बाबा साहब को समझना चाहते हैं। और जो खुद मूवमेंट में है तो उन्हें मालूम है कि क्या है बाबा साहब, इनका बाबा साहब की फिलोसॉफी का हर पॉइंट का, हर चीज का इंटरप्रिटेशन विथ सब्सटेंशियल एकेडमिक प्रूफ एंड एविडेंसेस, ये ऑलरेडी हुआ है। और वो साइड लाइन करने के लिए ये जो है ना, वो कुछ ऐसे आयरे गहरे नत्थु खड़े खड़े किए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम अब विजय सर के पास आते हैं। और जो सवाल का एक और हिस्सा था, आपने इसका पूरा विवरण दिया, और जो पीआईएल की बात कर रहे थे संजीव जी, और तो हम सर के पास आते हैं, विजय सर के पास आते हैं। और विरासत पर सबसे ज्यादा हमलावर कौन है, और कौन जो है उस विरासत को सबसे ज्यादा कैरी करता, उसी सवाल को लेकर के आते हैं आप तक भी। और जैसे अभी ये भी बोला, अब हाल फिलहाल में ही हमने देखा अखबारों में उनका इंटरव्यू देखा था बाबा साहब की पोती का। तो कांग्रेस को लेकर के जो था, उन्होंने उस वक्त का सब कुछ कहा था कि बाबा साहब का लगातार जो है उनके साथ जो है एक मतभेद रहा था। और उन्होंने कहा था कि उनके लिए कम से कम जो है एक सीट होनी चाहिए थी लोकसभा में, या उस तरह से जो भी संसद में, ये भी बात की थी उन्होंने। और उसके साथ साथ आरएसएस को लेकर के, भाजपा को लेकर के भी उन्होंने कहा था कि जो हिंदुत्व की बात करते, हिंदू जैसा कोई शब्द ही नहीं है। तो जो हिंदुस्तान बोलते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द पर भी आपत्ति की थी। हिंदुस्तान बोलने के साथ ही फिर वो हिंदू की बात होती है, और जो है ये होता है कि हाँ, ये हिंदुओं का ही देश है। बाकी और उस हिंदू में जब जानते हैं कि उस हिंदू में जब जाति व्यवस्था की बात करते हैं, तो बाबा साहब वहां पर आकर के इस चीज को कहते थे कि वो हिंदू, वाई आई एम नॉट अ हिंदू, इस तरह की बात जो है। तो ये इस सारी चीजों को हम आपसे जो है एक समग्रता में समझना चाहते हैं। आज की तारीख में जो इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल जो है वो विरासत पर क्लेम भी कर रहे हैं, और जबकि उनकी अंदरूनी जो है, उनके अंदर इनग्रेन्ड है वो चीज, वो पूर्वाग्रह, वो तमाम तरह के वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जिनके लिए बाबा साहब तमाम उम्र जो है वो लड़ते रहे, और उनका पूरा काम इसको लेकर के है, पूरा संघर्ष इसको लेकर के। और वो सब लोग जो है अब उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी विरासत जो है, जो असली विरासत है, जो विचारधारा की, जो आइडियोलॉजी की, जो सिद्धांत की, उसको ताक पर रखते हुए या उसका टैक्टिकल इस्तेमाल करते हुए, आज की तारीख में अगर कहें तो, क्योंकि तमाम जो दलित पार्टीज हैं वो भी आज भाजपा या हिंदुत्व वाली पार्टियों के साथ है, तो इसका मतलब है टैक्टिकल इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है आज के हिंदुत्ववादी पार्टियों के द्वारा। अनम्यूट कर दीजिए सर। बहुत अच्छा मुद्दा सबसे पहले बताया, उसके लिए उनका आभारी हूँ। मैं भी इसमें कुछ ऐड करूंगा, मगर सबसे पहले आपका जो सवाल है कि बाबा साहब की विरासत क्या है,
मेरी समझ से बाबा साहब की दो फंडामेंटल विरासत है। पहली एक सबसे महत्वपूर्ण विरासत है कि बाबा साहब की वजह से हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मिली इस संविधान द्वारा। और मैं ये कहूंगा कि संविधान सभा में बहुत विद्वान लोग थे और वो समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व करते थे, और वो जो थे वो कर्मठ थे, अपनी विचारधारा के पक्के थे, और जो संविधान सभा में चुन के आए थे। तो इन सब अक्सर ये कहा जाता है कि संविधान जो है, अब तो सब लोग मान चुके हैं कि संविधान बाबा साहब ने, डॉक्टर आम्बेडकर वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब, और इसको ऑब्जेक्शन लेने वाले लोग भी बहुत हैं, क्योंकि जो बाबा साहब की विरासत को मानने के लिए तैयार नहीं है वो लोग इनमें ज्यादा है। जैसे अरुण शौरी इसमें बहुत प्रमुख थे, जो इस विचारधारा बाबा साहब के खिलाफ जो विचार है उसका प्रतिनिधित्व करते थे। तो उसमें ऐसा है कि बाबा, एक नया इंटरप्रिटेशन में देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ऐसा सब लोग कहते हैं, मगर ये ट्रिवियल चीज है। ट्रिवियल मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, हर आदमी जानता है, हर आदमी कहता है। मगर मेरी नजर में ऐसा है कि बाबा साहब ने एक एक प्रपोजल ड्राफ्ट सामने रखा, उसके ऊपर बहस की, और संविधान सभा के हर आदमी के बहस का जवाब उन्होंने अपने तर्क से दिया, सबको सेटिस्फाई किया, बाद में वो मिनट्स में गया और बाद में वो डॉक्यूमेंट हुआ। तो ये जो बात है, मतलब ये कोई स्टेनो ने ये कोई किसी ने लिखा, जैसे बीएन राव का नाम लिया जाता है, बीएन राव ने संविधान लिखा क्योंकि बाबा साहब ने एक जगह पे लिखा है, उसको थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करके लोग बोलते हैं कि बीएन राव ने लिखा, मगर बीएन राव में उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि इस संविधान सभा से बहस करके हर मुद्दा फाइनल स्टेज पे सबकी सहमति ली जाए। अपने तर्क और विद्वत्ता से लोगों को राष्ट्रहित क्या है और राष्ट्रहित में क्या होने वाला है राष्ट्र के भविष्य के लिए, वो कन्विंस करने की कैपेसिटी सिर्फ डॉक्टर आम्बेडकर में थी, और उन्होंने वो किया। इसलिए डॉक्टर आम्बेडकर इस कॉन्स्टिट्यूशन के शिल्पकार है, ये इसका असली मतलब है। डॉक्टर बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी, इसका मतलब ये है कि उन्होंने मनवाया, एग्रीमेंट रीच किया, बहस की, और जो मुद्दे उनको वो चाहते थे अपने हद तक वो उनसे मनवा के लिख लिया। ये पहली बात है। ये पूरे देशवासियों के लिए ये संविधान एक विरासत है, मगर कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है और वो उसके हमलावर है, क्योंकि वो संविधान सभा में उनका प्रतिनिधित्व उतना नहीं था। ये बात वो नकार नहीं सकते कि संविधान सभा में उनके लोग पहुंच नहीं सके, इसलिए वो, और संविधान सभा का जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था वो एक अछूत था। ये बात उनको आज भी अखरती है, जिसने पुराना धार्मिक कानून अबॉलिश करके नया आधुनिक जग का कानून, विश्व का कानून लाया कि जो रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस पे आधारित है, समता बंधुभाव के ऊपर आधारित है, वो कानून लाया। ये बात उनको आज भी अखरती है, तो वो इसके खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई नुक्स निकालते रहते हैं। तो इनके जो आइडियोलॉग है एमएस गोलवलकर, जो आरएसएस के चीफ भी रहे हैं, उनका एक स्टेटमेंट है कि ये संविधान जो है ये कई चिथड़ों का बनाया हुआ ब्लैंकेट है, सिला हुआ, क्योंकि एक इधर से पार्ट लिया उधर से पार्ट लिया, तो उनकी कैपेसिटी नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन क्या समझने की, तो वो क्या कमेंट देंगे। तो ये अभी भी बहुत सारे जो आलोचक हैं वो यही बात कहते हैं, संविधान निर्माता के तौर पे जब बाबा साहब की बात की जाती है तो खास तौर पे जो दक्षिणी विचारधारा या दक्षिणपंथी विचारधारा वाले जो हैं और जो अंबेडकर को छोटा करना चाहते हैं उनके योगदान को, तो बार बार कहते हैं कि वो अकेले उन्होंने तो नहीं लिखा है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, और क्या है संविधान, यहाँ का ईंट वहां का रोड़ा, सब जगहों को जोड़ दिया है। तो इस तरह की बातें भी आमतौर पर कही जाती है इस तबके के द्वारा। हाँ, तो इसका ये मैंने पहले बता दिया कि बहस करके सबको मनवा के फाइनल ड्राफ्ट बनाना, इसलिए वो डॉक्टर आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये कहना चाहिए। ये बात है। और लोकतंत्र हमें जो मिला वो
आज जिस रूप में मिला उसका बहुत सारा ऋण जो है वो डॉक्टर अंबेडकर को जाता है कि मैं ऐसे नहीं मानता हूं कि मैं ऐसे मानता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के डेमोक्रेटिक कन्विक्शन जितने स्ट्रांग थे उतने किसी संविधान सभा में जो लोग थे उनके भी नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू को लोग बहुत बड़े डेमोक्रेट कहते हैं, मगर मैं उससे अंशतः सहमत हूं, क्योंकि डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने जो राजनीति की उसकी वजह से एक राजनीति का मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बना और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मंडल के आने तक नहीं हुआ। तो ये जो मोनोलिथिक पॉलिटिक्स हुआ, इससे पता चलता है कि अगर हम हाइंडसाइट देखें तो लोगों को मानना पड़ेगा कि जितने बड़े डेमोक्रेट डॉक्टर अंबेडकर थे उतने बड़े डेमोक्रेट जवाहरलाल नेहरू नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उनके जाने के बाद राजनीति का डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हुआ, मोनोलिथिक राजनीति हुई। ये दूसरी बात हुई। तो मतलब है कि जवाहरलाल नेहरू वहां पर चूक गए थे कि निजी तौर पे किसी नेता के प्रोग्रेसिव होने की बात पर निर्भर ज्यादा करता था, जैसे नेहरू का अपना चरित्र था, लेकिन पूरी कांग्रेस में जो लोग हैं उनका चरित्र वैसा नहीं था, तो राजनीति आगे वैसी नहीं हो सकती थी। जबकि बाबा साहब ने एक स्ट्रक्चर दिया, डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर दिया, जो कि आगे उसी से रास्ता खुला। मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो आगे और जो लोकतांत्रिकरण हुआ, तो अचानक मंडल के बाद ही फिर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ और ये सभी को राजनीति में अवसर प्राप्त होने शुरू हुए। ये दूसरी बात है। और अभी तुपे जी ने जो कहा कि कुछ इसके बारे में मैं कहूंगा कि जहां प्राइमरी सोर्स नहीं है वहां पे भी कुछ बातें जो है वो बाबा साहब के नाम पे बताई जाती है। इसके बारे में मैं अपना एक तर्क लगाता हूं कि देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का जो एक सार्वजनिक जीवन है और उनका जो एक राजकीय चरित्र है, उससे एक क्राइटेरिया हमें जरूर मिलता है कि वो क्राइटेरिया है कि उनके अनफ्लिंचिंग कन्विक्शन अबाउट डेमोक्रेसी और आधुनिक विचार और जो मानवतावादी है और समतावादी है। ये उनका इसेंशियल कैरेक्टर है कि जो उन्होंने बुद्धा के फिलोसफी से लिए है। तो इसमें अगर इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा अभी आपको कि देखिए, जब 2019 में जेलेंस्की जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने, तब कई लोगों ने उनको एक सदिच्छा भेंट दी, सदिच्छा विजिट किया। तो उसमें सब समुदाय के लोग गए और यूक्रेन में जू का परसेंट सिर्फ 1% है। तो जू का एक शिष्टमंडल भी उनसे मिलने गया था। तो उसमें जो जू के धार्मिक गुरु थे, जिनको रबाई बोलते हैं, वो भी थे। उन्होंने जेलेंस्की को एक किस्सा बताया, जो किस्सा है डॉक्टर किसिंजर, जो अमेरिका के परराष्ट्र मंत्री रह चुके थे, और गोल्डा मायर, जो इस्राएल की पंतप्रधान थी। इन दोनों के मीटिंग का एक किस्सा वो उस धर्मगुरु ने, रबाई ने, जेलेंस्की को बताया। वो किस्सा ऐसा है कि किसी राजनीतिक कारण से गोल्डा मायर, जो इस्राएल के पंतप्रधान थे, चौथे लेडी थी, वो मिलने गए किसिंजर के पास और उन्होंने कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन किया होगा और कुछ उम्मीदें जताई होंगी इस्राएल के लिए। तो उसके ऊपर डॉक्टर किसिंजर बोले कि देखिए, सबसे पहले मैं अमेरिकन हूं, उसके बाद मैं इस देश का परराष्ट्र मंत्री हूं, और उसके बाद मैं जू। तो इसके ऊपर गोल्डा मायर ने क्या कहा कि देखिए, हम अपनी भाषा में, इस्राएल में हमारी जो स्क्रिप्ट है वो हम लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं। इसका मतलब आप समझ गए, मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि एक आप जू है इसलिए आप उल्टा पढ़िए, आप पहले जू है, बाद में अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर है, और बाद में आप अमेरिकन है। तो ये उनका कहने का मतलब था। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि राष्ट्रीयता के सवाल पर डॉक्टर अंबेडकर, ये किस्सा होने से पहले डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि मैं आई एम फर्स्टली इंडियन एंड लास्टली इंडियन। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है वो डॉक्टर अंबेडकर में जितनी मिलती है वो कहीं पे भी नहीं मिलती। और ये इसको एक प्रमाणक पकड़कर उनकी अनफ्लिंचिंग इंटीग्रिटी जो है
अनक्वेश्चनेबल इंटीग्रिटी का क्राइटेरिया अगर लगाया तो आप जरूर कोई भी स्टेटमेंट रिजेक्ट कर सकते हैं। एक दूसरा इंटरपोलेशन का मैं एक बताता हूं कि जैसे धनंजय कीर ने अपनी किताब में लिखा है नवायान शब्द के बारे में कि अम्बेडकर ने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं एक नवायान दे रहा हूं। किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा शाम होटल में जो मीटिंग हो रही थी कि क्या आपके लोग कौन सा फॉलो करेंगे, महायान या हीनयान। उसके ऊपर धनंजय कीर ने ऐसा लिखा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जवाब दिया कि ये नवायान होगा। तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर अम्बेडकर में इतनी ऑडेसिटी थी कि वो बुद्ध के कंट्रीब्यूशन में कुछ दखल देने की कोशिश करेंगे या उसमें चेंज करने की कोशिश करेंगे। और ये जो बात है, ये जो मीटिंग थी शाम होटल में हुई थी 13 अक्टूबर को हुई थी 56 को। उसका कोई भी, मैंने बहुत लोगों से पूछा है 14 तारीख के अखबार में किसी महाराष्ट्र में के मराठी या दिल्ली या नागपुर के लोकल न्यूज़पेपर में इसका कोई जिक्र नहीं है, मगर ये बात सिर्फ कीर के बायोग्राफी में आई है। उसकी वजह से ये बहुत चला रहे हैं नवायान। अम्बेडकर का जो है वो नवायान है और उसका बुद्धिज्म से कोई लेना देना नहीं है। अम्बेडकर का पॉलिटिकल राजनीतिक नवायान है, ये अलग बात है। तो ये मैं इंटरपोलेशन की बात की। जी ठीक है, संजीव जी के पास हम आते हैं। संजीव जी, अब हम आउटसाइड पैनलिस्ट की टिप्पणियों को ले लेते हैं इस दौर में, और जो भी अगर बहस को या चर्चा को आगे बढ़ाएगी या ऐड करेगी आज जिस पर हम चर्चा करें जिस बात पर, तो हम उसको, हाँ, आप तीनों हैं, तीनों में से कोई भी उस पर टिप्पणी कर सकता है। बिल्कुल एक दो टिप्पणियां तो हैं ऐसी जिसपे हम मुझे लगता है कि बात आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो तो यही बात भी कर रहे हैं ना विजय सर, कि बाबा साहब को कैसे प्रेजेंट किया गया। एक अप्रोप्रिएट करना चाह रहा है, कोऑप्ट करना चाह रहा है एक समूह, दूसरा समूह कैसे उनको लेकर के आता था और क्या आज क्या कर रहा है, वो भी एक खास किस्म के अम्बेडकरवादियों के सेंटिमेंट को कोऑप्ट करने की भी कोशिश है। उन सब के बीच में यदि प्रकाश जी और सब हम सवाल उठा रहे हैं, वो एक बड़ी कोर बात कही कि यदि कोई भी बात फॉकलोर से भी आ रहा है या ओरल हिस्ट्री से भी आ रहा है या रिपोर्टिंग से भी आ रहा है, तो बाबा साहब से तारतम्य तो बिठाएंगे ना कि उनके विचार क्या हैं। जो कीर वाला जैसे नवायान की ही बात की, तो कहीं ना कहीं तो बाबा साहब ने बोला होगा ना कि उनका नवायान या जो वो हीनयान महायान से अलग अलग देख रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं? या देखेंगे कि क्या बाबा साहब ने जैसे 22 प्रतिज्ञाएं जो दी उसमें कुछ बुद्ध से अलग कुछ किया क्या, जब उन्होंने दीक्षा भूमि में दीक्षा ली तो बुद्ध से अलग कुछ किया क्या, ये सब देखना। उसी तरह से जो महिलाओं वाला, दूसरी बात ये भी कि वो इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे मतलब आप लोग भी शायद इस बात से सहमत हो कि अनडॉक्यूमेंटेड नहीं हो सकता है। वो बहुत बड़ी बात होती है महायान हीनयान से अलग नवयान की बात करें, नवायान की बात करें, रिपोर्टिंग हो भी जाती। मैंने इसमें थोड़ा सा है ना, खुद उनके द्वारा मेरे कहने का खुद बाबा साहब के द्वारा ऐसा नहीं हो सकता था कि इतनी बड़ी बात वो अनडॉक्यूमेंटेड वे में करते। अभी वो जो है ना धनंजय कीर ने कैसा किया मैं बताता हूँ। वो वामन राव गोडबोले की इसमें आया था और वो भी ओरल है। वो वामन राव गोडबोले ने बाद में क्या क्या, पहला अच्छे थे, वो काम बहुत अच्छा था, उसके हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बाद में हो गया गलत हो गया सब। तो शाम होटल में हुआ था कि बाबा साहब ये आप अभी बुद्धिज्म स्वीकार कर रहे हैं तो कौन सा है आपका, महायान या हीनयान? जी। तो वो बोले नहीं, महायान भी नहीं है, हीनयान नहीं है, ये बुद्धयान है, ये बुद्ध का धम्म है। तो ये बोले कि आप इसे नवयान कहेंगे? तो बाबा साहब बोले मैं नहीं कहूंगा, आपको कहना है वो कहिए। ये रिपोर्टेड वर्जन है, इसको भी डिस्कार्ड करके उसमें कुछ डाल के ऐसा क्या कहा गया कि बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब ने नहीं कहा जी। बाबा साहब ने आपको जो कहना वो कहिए, मैं नहीं कहूँ, मेरे लिए ये बुद्धिज्म ही है। और तो बाबा साहब ने धम्म की पर्पस लिखा है ना, उसमें कहीं भी नवयान नहीं है। उन्होंने जो कहा, जो इंटरपोलेशन बुद्धिज्म में भी हुए थे बुद्ध, बिल्कुल इसमें तो बाबा साहब ने उसको भी जो है ना उठा के फेंक दिया है। और जो भंते, जो बाबा साहब जो कोई यानी ट्रेडिशनलिस्ट नहीं थे, जो भंते थे ना, वो बुद्ध धम्म के खिलाफ आचरण करते थे। बाबा साहब ने कहा ये येलो डेंजर है, पीला संकट है धम्म के ऊपर। तो बाबा साहब ऐसा नहीं है कि एक ब्राह्मण पुजारी उठाएंगे और एक दलित पुजारी भंते लाके बिठेंगे, वैसे नहीं है। बाबा साहब को फिलोसॉफी है
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी है, पॉलिटिकली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी है। जो सार जो है ना, ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी है, और वो मोरालिटी में विश्वास रखते हैं, और इसीलिए उन्होंने बुद्धिस्ट सोशियोलॉजी का कंसेप्ट रखा है। मैं संजीव जी, अगर आप जो बात करेंगे टिप्पणियों की, लेकिन एक जो बार बार कहा जाता है धर्म की जो जरूरत है उसको नहीं, बाबा साहब का सारा काम एक तरफ, उस पे मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक छोटी सी टिप्पणी करें। आमतौर पर लोग जो हैं वो खास तौर पर जो तर्क करते हैं इन सब चीजों को लेकर के, तो उनका ये एक सवाल आता है उस तरफ से, तो मैं उन्हीं का सवाल आप लोगों के पास ला रही हूँ कि धर्म को लेकर के हाँ, क्योंकि धर्म की इतनी जरूरत ही क्यों उन्हें महसूस हुई, और बगैर धर्म के भी क्या करते हैं उस जनता को जो जो दिन रात उसमें ही जीती है, और वही उसके सबसे बड़े बंधन का कारण है। तो एक अवेलेबल धर्म के भीतर ले जा करके जहां मुक्ति का राह दिखाई पड़ रहा हो उन्हें, तो उसके अलावा और क्या करते? यदि वो छोड़ देते, नास्तिकता अपने आप में एक प्रक्रिया है, वैसे सामान्य बिना साइंटिफिक चेतना के वो तो आती नहीं। तो धर्मों के बीच में जो सबसे साइंटिफिक है भारतीय संदर्भों में, जिसने यहाँ के वर्ण व्यवस्था के खिलाफ अपना ये बनाया, उसको चुना उन्होंने। तो वो नहीं देते तो इतना बड़ा मांस तो अपने आप में वो फिर वहीं को वहीं रह जाता, उन्हीं जड़ताओं में रह जाता। तो इसलिए उनको तो देना ही देना था। तो उसकी बात मैं कह रहा हूं कि जिससे हम लोगों की नजर गई कि रिपोर्टेड चीजें नहीं होनी चाहिए राइटिंग एंड स्पीच में, वो था बाबा साहब द्वारा दिया गया महिलाओं को अश्लील गाली, कांग्रेस की महिलाओं को अश्लील गाली। हमने कहा ऐसे कैसे? और वो भी कब? जब दीक्षा लेकर के दूसरे दिन, जब उनका फेलिसिटेशन हो रहा है, या 2-3 दिन के भीतर नागपुर में। ऐसा कैसे? जो बाबा साहब महिलाओं के लिए इस्तीफा दे के आया, जो बाबा साहब महिलाओं माने पूरी परंपरा ही महिलावादी है, वो ऐसे कैसे बात करेगा? तो इसीलिए हम कह रहे थे कि रिपोर्टेड जो ये सब शरारतें हैं, जो प्रकाश जी ने बहुत डिटेल में बताया, विजय सर बता रहे हैं, इन शरारतों को तो कायदे से लाना पड़ेगा। खैर, आउटसाइड पैनल उससे दूर करना पड़ेगा, इसलिए राइटिंग एंड स्पीचेज को कायदे से एक बार फिर से एडिट कराने की बेहद जरूरी है। नहीं तो शरारती तत्व जो हमने 2 साल पहले देखा, और उसमें लेफ्ट में बड़ा दुख है कि लेफ्ट के लोग जो अम्बेडकराइट कहते हुए क्लेम करते हैं, वो इसमें ज्यादा वो ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, वैसी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, वैसी चीजों को सामने ला रहे हैं। प्रेमचंद के बचाव में वो बाबा साहब का डॉक्यूमेंट लाया गया था, मैंने तो सर पिट लिया था कि ये क्या हो रहा है। खैर, जो टिप्पणियां हैं वो हम लोग लेते हैं। कुछ विजय सर कहना चाह रहे थे, अनम्यूट करिए सर। हाँ, बाबा साहब की विरासत के बारे में अगर हमने बात की तो संविधान और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उन्होंने सब देशवासियों को दिया, और अस्पृश्यों के लिए बुद्धिज्म की विरासत दी। ये सबसे बड़ी विरासत मैं मानता हूं। और ये विरासत जो है, ये सिर्फ बुद्ध का एक रिफाइंड स्वरूप उन्होंने सामने रखा, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अपने जो उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, और उन्होंने ये बात भी पहले बता दी कि हम सब पहले बुद्धिस्ट थे। जो मौर्य काल का और बुद्ध काल का जो भारत का सबसे गौरवशाली इतिहास है, उसकी आप एक कड़ी थे, और वो हमको रिवाइव करना है, समतामूलक समाज, ये उन्होंने दिया है। तो साथ साथ बाबा साहब ने क्या किया है, जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है भारत का, वो उन्होंने लिखा है, मगर उन्होंने कभी भी एज ए हिस्टोरिकल मटेरियल उसको नाम नहीं दिया। हाँ, बाबा साहब जो थे वो जॉन डुई के स्टूडेंट थे, और जॉन डुई ने मार्क्सिज्म के ऊपर बहुत बढ़िया और बहुत सुलभ किताब लिखी है एक, कि जो बाबा साहब ने जरूर पढ़ी होगी। तो बाबा साहब का कम्युनिज्म का भी स्टडी उनके प्रोफेसर के किताब के थ्रू हुआ होगा। तो उससे प्रेरणा लेके उन्होंने इतिहास को नई इसमें ढाला है, और जो काम कम्युनिस्ट ने नहीं किया वो बाबा साहब ने किया है। भारत का जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, वो वैदिक और अवैदिक संघर्ष का इतिहास है। ये बाबा साहब का जो प्रतिपादन है, वो वही भारत का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, जिससे भारत के कम्युनिस्ट लेखकों ने कभी भी मान्यता नहीं दी और हमेशा इग्नोर किया। आज भी वो इसका जवाब देने के काबिल नहीं है। तो जो
हाँ अब हम लोग सब कुछ टिप्पणियां लेते चलते हैं और भी। जी, आप कंप्लीट कर दें छोटी टिप्पणी, मतलब जो बात कह रहे हैं उसको कंप्लीट कर दें। हाँ, मैं कंप्लीट करूं? जी जी, मतलब जो आप कह रहे हैं उसको कंप्लीट कर दें, फिर टिप्पणियां ले रहे हैं। जी हाँ, तो एक साइड से उन्होंने बताया कि जो श्रमण परंपरा है और वैदिक परंपरा है, ये दो परंपराएं और भारत का जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है वो जो शोषण से जुड़ा है, धार्मिक आधारित शोषण जो बाबा साहब ने श्रमण परंपरा और वैदिक परंपरा के संघर्ष से जो दिखाया है, वो कोई मार्क्सवादी या मार्क्स भी खुद बता नहीं पाए, जो बाबा साहब ने बताया है। और इसका जो एक इलाज है, इसका जो रेमेडी है कि फिर से श्रमण परंपरा की ओर जाके बुद्ध धर्म के अनुसार आचरण करें, तो हम एक समतामूलक समाज निर्माण कर सकते हैं। ये संदेश बाबा साहब ने दिया है वो अछूतों के लिए, कि अछूत अगर बुद्धिस्ट बने तो उनमें से कास्ट चले जाएगी और वो एक होमोजेनियस समाज बनेगा। फिर उसी तरह से शूद्र भी उसमें आएंगे और एक भारत में जाति अंत का सपना उन्होंने देखा था वो साकार होगा। ये बाबा साहब की प्रेरणा थी बुद्ध धर्म के लिए जी, और इसलिए बाबा साहब ने हमें बुद्धिस्ट बनाया है। कायदे से ये सबसे बड़ी विरासत है। कायदे से फिलोसफिकली भी जवाब मनोरमा उस सवाल के आपके मिला। बिल्कुल बिल्कुल। एल.आर. भारती नहीं, और बाबू, जो सबसे महत्वपूर्ण बात सोनू सर ने कही कि वो जो अस्पृश्य या जो हाशिए के जो तबके थे उनको एक धर्म दिया, जो है बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का जो है वो अनुसरण करके या उसको अपना करके। बिल्कुल, श्रमण परंपरा से अधिक है। बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर का दिन जानबूझकर रखा था ताकि मुस्लिम इसको काला दिन की तरह मनाए। मुस्लिम ही नहीं, इसको मुसलमानों से ज्यादा दूसरे जो धाराएं थी जो बाबा साहब को हिचक रही थी रिकॉग्नाइज करने में, वो ज्यादा मनाने लगी। मुस्लिम तो खैर बाबरी एक एमडी सलीम की टिप्पणी थी, वो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, उस पर बात की जानी चाहिए। जब वो कह रहे हैं से नीचे जाता हूं पढ़ते हुए, और उसके बाद जो टिप्पणी पे बात करनी होगी वो करेंगे, जिन पर नहीं करनी होगी उनको फ्लैश। निश्चित तौर पे मंदिर के नीचे बौद्ध स्ट्रक्चर का प्रसंग है। सिंबॉलिक तरीके से कह रहे बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं 22 प्रतिज्ञाएं दोहराने वाले बिल को राजनपाल गौतम के ऊपर मुकदमा हुआ था। ये आज हम लोग सिर्फ दर्द कर ले रहे हैं बबीता जी। जो लाठीचार्ज हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपने व्यंग्य में उनको अम्बेडकरवादी कहा है, वो दर्ज कर रहे हैं। परिनिर्वाण शब्द का प्रयोग आपने संजीव सर कई जगह महाभयान, वो पूछ रहे हैं परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण में क्या फर्क है, वो आप बताना चाहें कोई तो। विजय सर। परिनिर्वाण जो है, बाबा साहब बोधिसत्व थे। बोधिसत्व के दो मतलब है। बुद्ध ने ये एज्यूम किया था कि हर उपासक में बुद्ध बनने की कैपेसिटी है। ये बुद्ध का बड़प्पन है कि उसने हर उपासक को मतलब हर उपासक में वो पोटेंशियल है कि जिससे वो बुद्ध बन सकता है। ये सबको बताया है कि आप भी बुद्ध बन सकते हो, तो इसको बोधिसत्व कहते हैं। और बोधिसत्व का दूसरा एक मतलब है कि बुद्ध के समय पर बुद्ध अरहत थे। ज्ञान प्राप्ति जो जिसने की वो अरहत कहलाता है, और अरहत ये सर्वोच्च पद है। तो उस वक्त क्या हुआ, बुद्ध के बाद सब में होड़ लगी थी कि मैं भी अरहत, उनकी चाह यही थी कि मैं भी अरहत बन जाऊं, और वो समाज से थोड़े कटने लगे थे। फिर कुछ संगति में ऐसे हुआ कि अरहत पद का जो मोह है उससे थोड़ा दूर करके लोगों को धम्म अच्छी तरह से समझाने वाला अगर कोई है तो उसको बोधिसत्व का एक उसके इक्विवेलेंट पद निर्माण किया गया। तो जो लाखों लोगों का प्रबोधन करता है उसको भी बोधिसत्व कहते हैं। तो इस लॉजिक से बाबा साहब बोधिसत्व है। और इसके ऊपर लाला हरदयाल की किताब है, द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इन बुद्धा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि बोधिसत्व जब दुनिया से जाते हैं तो वो उनको परिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण यह शब्द सिर्फ बुद्ध के लिए रिजर्व है। बिल्कुल। ये अभी जो है ना परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण में जो है ना, अभी जो डिस्टर्ब करने की जो कोशिश शुरू है पूरे भारत में, एक बुद्धिज्म में जो कि अंडर करंट एक फ्लो है
जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट माना जाता है वो बुद्ध को सोशलॉजिस्ट की तरह नहीं देखता है। अगर बुद्ध तो को गया सोशलॉजिस्ट की तरह नहीं देखता है तो उसका एक कारण भारत है में कि बाबा भारत साहब में 2 तरह के बौद्ध धर्म है, एक गया वाला है, एक नागपुर वाला है। तो गया वाला आप जो कह रहे हो गया, बिल्कुल वो उसमें फिर अंडरकरेंट है। तो वही वो क्या करते हैं, पंडितों वाला, वो फिर उसमें वही पंडितों तो वाला बाबा तत्व आ जाता है, फिर उसमें पंडितों वाला तत्व आ जाता है। बिल्कुल फिर वो रिलीजन हो जाता है, वो धम्म नहीं होता है, फिर धम्म नहीं सैक्रेड हो जाता है। और जी। फिर बाबा साहब के लिए जो है ना अभी दूसरा एक है महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण, धम्मचक्र प्रवर्तन या अनुप्रवर्तन। तो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के बहुत एक्सपर्ट थे DC आहिर, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है बाबा साहब का महापरिनिर्वाण है। और ये अनुप्रवर्तन नहीं है, प्रवर्तन है। बुद्ध के इतिहास में पहले भी 2-3 बार प्रवर्तन हुए हैं और ये बाबा साहब ने किया है, ये भी धम्मचक्र प्रवर्तन है, अनुप्रवर्तन नहीं है। इस फिलोसफिकल डिबेट में नहीं पढ़ते हैं फिलहाल अभी, लेकिन ये सच है, ये धाराएं चलती हैं, बातचीत होती है। अब बहुत कुछ स्पष्ट हो गया हुआ ड्राइंग मेमोयर के सामने। नरेंद्र मोदी इस धारा का परिणाम उन्होंने है, एक और ड्राइंग मेमोयर में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जो हिंदू को लेकर भौगोलिक शब्द, और जिसको अब कोई कह रहा है वो धार्मिक सेंस में कह रहा है, तो बिल्कुल वो शब्द चोरी की बात वो कह रहे हैं। बिल्कुल मुझे डर लगता है कि एक मैं जॉब करता हूँ, आदिवासी ईरानी DNA मौजूद, इसलिए वो आदिवासी हैं। बिल्कुल गुजरात में फिर डॉक्टर 70,000 डॉक्टर का सर्टिफिकेट का चाहिए, फर्जी डॉक्टर ये कह रहे हैं। इनका कोर्ट दाजूर के बहुत सारी टिप्पणियां हैं। इसमें साइमन कमीशन के प्रसंग में ये कह रहे हैं कि अम्बेडकर सपोर्ट टू ब्रिटिश, अम्बेडकर बॉयकॉटेड क्विट इंडिया मूवमेंट, सपोर्टेड साइमन कमीशन लाइक सावरकर वाज ही अ पपेट। एकदम ये जो है, कोई कुछ कहना चाहे तो कहे या मैं कह दूं, उसके बाद और आप लोग जोड़ दें। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, नहीं आप साइमन कमीशन से 2 लोग मिले थे, डॉक्टर अंबेडकर और सर छोटू राम, जो जाटों के नेता थे। तो जो एलिगेशन बाबा साहब के अगेंस्ट लगाया जाता है, वो सर छोटू राम के खिलाफ क्यों नहीं लगाया जाता? नहीं, और सर उत्तर भारत में साइमन कमीशन के पक्ष में पत्र लिखे जा रहे थे, साइन कराए जा रहे थे, और बेसिक बात था कि वो जो एक समूह था, दलित समूह जो था, और जो मतलब उस समय दलित टर्मिनोलॉजी में बात नहीं होती थी, बहुजन टर्मिनोलॉजी में बात नहीं होती थी, लेकिन जो मार्जिनलाइज सेक्शन था वो इसको अवसर की तरह देख रहा था। बिल्कुल खुद भगत सिंह भी इस अवसर, मसला वो था कि कोई भारतीय रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इस मसले पे, क्योंकि वो एक फ्लडगेट खुलने जा रहा था मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए भी, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में या लोकतंत्र में भागीदारी का, जिसके बाद फिर उसके बाद वो बैठकें होती हैं, ये गोलमेज सम्मेलन होता है, वो सिलसिला आगे बढ़ता है। तो इसलिए उसका स्वागत का माहौल था, बाबा साहब ने वो किया। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में ना जा करके, ये बेहद ऐसा महत्वपूर्ण प्रसंग है कि ऐसे ही जैसे कांग्रेस के साथ रहो या भाजपा के साथ रहो तभी आप क्रांति कर रहे हो, इससे अलग बाबा साहब ने राह चुनी थी, और मुझे तो उसी से राह दिखाई पड़ती है। मधु लिमे को भी दिखाई पड़ता था सर। मधु लिमे कहते हैं कि मैं अपने यंग एज में 2 लोगों का बड़ा फॉलोअर था, जिन्ना साहब का और बाबा साहब का, और ये दोनों ही पॉलिमिक नहीं मैं किसी पॉलिमिक में उनके साथ फॉलोअर नहीं था, ये दोनों ही अपने दौर के जीनियस थे और समय को देख रहे थे। बाबा साहब ने 42 के कैबिनेट में जाकर के जो महत्वपूर्ण काम किए हैं भारत के लिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस नजरिए से देखा जाना चाहिए। B.R. अम्बेडकर एंसेस्टर्स इंक्लूडिंग हिज फादर, यस, तो ये तो है, इसमें क्या दिक्कत है। ब्रिटिश रूल को मार्जिनलाइज सेक्शन ने बेहतर माना है। आज मैकाले की जयंती भी मनाई जाती है। RSS अपनी विचारधारा को सही साबित करने के लिए बाबा साहब के मिलावट, RSS ही नहीं, अब तो हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कस कर दिया, RSS और लेफ्ट दोनों इस पर दोषी हैं। आज के दिन CPIM का ट्वीट है 6 दिसंबर काला दिवस, इससे बचना चाहिए। मेरे ख्याल से लेकिन वो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के सेंस में होगा। अच्छी बात है, आप करिए उसकी, वो तो ही चाहता है ना बंदा, जो पॉलिटिक्स का उसका विरोध कैसे कर पाइएगा। आज बाबा 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 में कर देते तो इसकी जरूरत क्या थी। आप बोलते, जो आपका इंट्रो मुझे बड़ा अच्छा लगा मनोरमा, आपने कहा ना कि ये कॉन्ट्रास्ट की चीज पैदा कर दी। आज जो है बाबा साहब का जो आइडियोलॉजी है, बाबा साहब की जो लिगेसी है, उस पर हमला हो गया उस दिन।
तो उस दिन बाबा साहब को खड़ा कर दो ना, संविधान खड़ा कर दो ना। लेकिन मैंने ये भी मैं ये भी जोड़ना भूल गया, आगे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उत्तरोत्तर हम ये देख रहे हैं कि जो बाबा साहब हैं वो 6 दिसंबर के दिन अब वो ज्यादा प्रासंगिक उसके मुकाबले में होते जा रहे हैं, जबकि नहीं, स्टेट के, देखिए स्टेट फंक्शन के जरिए नहीं हो रहे हैं, ये पब्लिक के द्वारा फंक्शन, हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जब होने लगे तभी तो सोशल जस्टिस पे वैसे लोग आ गए जो सोशल जस्टिस के शत्रु थे। ये तो एक डिस्कशन का एक अलग ही पार्ट है। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि बाबा साहब को याद करते के साथ इस दिन को इस तरह से याद किया जाए कि कैसे हमला किया गया, इसी दिन के दिन कैसे हमला हुआ, जो 1947 का एक, बिल्कुल। बाबा साहब की चर्चा नहीं करते हैं, आओ बाबा साहब की चर्चा तो अभी करने लगे। इन पार्टियों के स्टूडेंट विंग से कैसे बाबा साहब हटाए गए, कैसे बाबा साहब इंट्रोड्यूस की, ज्यादा दिन की कहानी नहीं है ये सब। 2005, 2010, 2007 की कहानियां। आप पुराने स्टूडेंट से तब जबकि संविधान ने, उन्हीं के संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि 1947 के बाद से जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर है वो जिस स्थिति में है उस दिन से वो उसी स्थिति में बहाल रहेंगे। अब तब जबकि एक टिप्पणी भी आई है, बिल्कुल उस टिप्पणी पे अभी आगे आप लोग बात करिए, उसके बाद ही हम इस चर्चा को खत्म करेंगे कि तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया और मुसलमान समुदाय ने इसको मान भी लिया, तो अब इस पर क्या रह जाता है। बिल्कुल, भाजपा आरएसएस सबसे पहले किसी महापुरुष को इग्नोर करती है, फिर गाली देती है, उनका चैतन्य उसके हितों की पूर्ति उस पर महापुरुष को अपना लेती है। ये इसी सिद्धांत पे इन्होंने कहा कि हमने बुद्ध को कर दिया तो ये बाबा साहब किस खेत की मूली है। ये आरएसएस के एक नेता ने कहा। आपको जो 1942 की बात हुई थी ना, बाबा साहब वाइसराय काउंसिल के मेंबर थे और बाबा साहब ने वाइसराय को कहा था, उस वक्त बड़ा डिबेट हुआ था, वाइसराय के साथ बाबा साहब को बड़ा झगड़ा हुआ था वहां के पार्लियामेंट में। बाबा साहब ने कहा था गांधी, नेहरू, जो भी नेशनल कांग्रेस के नेता है उन्हें अंडमान नहीं भेजा जाए, नहीं तो इन सबको अंडमान भेजा जा रहा था। बाबा साहब ने बड़ी फोर्स लगा के किसी को पुणे रखा, किसी को बॉम्बे रखा, किसी को दिल्ली रखा, नहीं तो सबको उठा के अंडमान डाल रहे थे। इसके वजह से बाबा साहब का जो झगड़ा वाइसराय के साथ हुआ था उसका पूरा रिकॉर्डिंग है। उसका इतना झगड़ा हुआ था, बाबा साहब बहुत गुस्से में थे जी, उन्होंने ऐसे टेबल जोर से बजा रहे थे। देखिए प्रकाश जी, नेशनलिस्ट फोर्सेज के द्वारा जो उस समय का नेशनलिस्ट वही है जो आज का डिबेट है, आप यहाँ नहीं। इसलिए मैंने अभी एक लेख लिखा था कि ये धारा ऐसे विचार करती है कि महात्मा फुले के सामने जिस दौर में 1857 में भाग लो ना लो आदि इत्यादि चल रहा था, जो उसके पक्ष में है उस समय वो 1857 के हीरोज का विरोध कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त देश कहा था सर, देश नहीं था ना, देश तो अभी शुरू हुआ है 1947 के बाद। राष्ट्र क्या, राष्ट्र एक संस्कृत वर्ड है, उसका अमर कोश में जो है ना, अमर कोश में राष्ट्र का जो है जिसकी हमेशा सीमा बदलती है, राष्ट्र और नेशन में फर्क होना चाहिए। अभी तो हम नेशन बनने वाले हैं, राष्ट्र क्या है, जो छोटे छोटे जो यानी प्रेसिडेंसी स्टेट थे, राजे रजवाड़े थे, वो राष्ट्र थे। अमर कोश में जो है, जो संस्कृत जानते हैं उन्होंने उसका स्पष्ट अर्थ दिया हुआ है, जिसकी हमेशा बॉर्डर बदलती है वो राष्ट्र है। इस देश में एक स्मृति ने कभी राज भी नहीं किया, अलग अलग स्मृतियों ने राज किया, अलग अलग कानून रहे, अलग अलग सिस्टम रहा तो देश के। तो मैं ये कह रहा था कि उस संजीव जी 1 घंटा हो चुका है, संजीव जी 1 घंटा हो चुका है, तो जल्दी से 1-2 और टिप्पणियों को लेकर हम कार्यक्रम खत्म करें। अब हम लोग आ रहे हैं, महेश यादव ने कहा उस पर बात हो गई। अम्बेडकर ने आरएसएस जैसे संगठनों के आलोचना जिसके लिए जाति बल बिल्कुल की थी सर नहीं, और अभी के संदर्भ में तब जबकि मोदी सरकार ने सरकारी कार्यालयों को या सरकारी जो भी संस्थान है उसके कर्मचारियों को आरएसएस के संस्थान में भाग लेने के लिए अब जो है वो बैन हट गया है और वो तमाम उस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं आरएसएस के कार्यक्रम में। तो यहाँ अंबेडकर ने ये बात की है, पटेल ने भी आगे जो है बैन लगाया था और अब देखिए और फिर अब ये बात करते हैं अंबेडकर के विरासत पर क्लेम करते हैं। अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को समाप्त करने और समाज में समानता लाने का लिए काम किया, जबकि आरएसएस के विचार जाति व्यवस्था को बिल्कुल वर्ण व्यवस्थावादी हैं वो, और ये फर्क है दोनों में। लेकिन बहुत दिनों तक भाजपा आरएसएस ने गांधी को बदनाम करने के लिए कुछ स्वतंत्रता सेनानी जैसे नेहरू को गाली देती है और कुछ को जैसे सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को की तारीफ करती है। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कैसे करें, 2 तरीके बताइए। एक तो यार राहुल गांधी के पास बहुत बाबा साहब ने बताया वही ले लीजिए, जो निर्जात राहुल गांधी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जीता जागता उदाहरण है निर्जात। बाबा साहब
बिल्कुल बाबा राहुल साहब गांधी यही करके एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को बहुत आगे बढ़ा सकते थे, कंप्लीटली बिल्कुल एकदम बहुत इंटरकास्ट स्ट्रांगली इस मैरिजेस, विचारधारा को आगे बढ़ा सकते थे कि ये नए भारत का नया नेता अपने तमाम कास्ट को जो है वो उसको प्रवाहित कर रहा है। इंटरकास्ट मैरिजेज जो हैं वो आपका बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है। इन दिनों 3-4 शादियां अटेंड की हैं, एक अटेंड की, एक में हम लोग नहीं जा पाए। मनोरमा आपको पता ही है, नागपुर वाले। अब जो है लड़के लड़कियों के बीच में, बच्चों के बीच में प्रेम हो रहा है, इंटरकास्ट प्रेम हो रहा है, इंटर रिलीजन प्रेम हो रहा है, और उसको अरेंज करके शादियों में तब्दील किया जा रहा है। माँ बाप तमाम, ये बड़ी अच्छी बात है। मेरे घर में 2 शादियां हुई कई दशक के बाद, यहाँ मतलब भी जो है, बिल्कुल और दोनों शादियां बिल्कुल जो है इंटरकास्ट हुई हैं। दोनों इंटरकास्ट हुई, दोनों अरेंज हुई। हमारी दोनों हमारी arranged हमारी हमारी को फाउंडर के यहाँ की बेटी की शादी वैसे ही अरेंज, और हम लोग नहीं जा सके। हमारे हेमंत जी पैनलिस्ट हैं रेगुलर, उनके घर में अभी मैं गया था, क्योंकि पटना में हूँ, वहां भी ऐसी शादी हुई। साउथ से लोग आए थे और वो शादी हुई। तो ये है, खैर ये अच्छा है। मेरी भी खुद की इंटरकास्ट शादी है। बढ़िया। हम लोगों ने 14 फरवरी को ऐसे जोड़े खोजे, उनसे बात की थी, काश उस समय आप मिले होते। विनोद निकालजे उस वक्त आए थे, हमारा सैराट था वो, विनोद निकालजे 2025 में बात कर लेंगे जो है मराठी 2025 में बात कर लेंगे हम। 25, अब 25 में हम लोग कर लेंगे। बात बाबा कर साहब जब तक संविधान है मर ही नहीं सकते। थोड़ा आप में है, थोड़ा हम में, पूरा से बिल्कुल। ये यार संविधान लहराने वाला खेल बड़ा अलग है। गौतम सिद्धार्थ बुद्धा डिनाउंस्ड कास्ट पर। दरअसल कोटदेजूर का की टिप्पणियां बेहद गंभीर होती हैं, कई बार डिस्कशन लंबा मांगती हैं, जिसको हम लोग रिप्लेस दिस हीरोज वर्सेस वन डिसेबल सिख रिफ्यूजन, he thought he could save them megalomania। वो बाद में ज्यादा हुआ है। बुद्ध ने तो खुद ही किसी भगवान को नहीं कहा, ना भगवान की बुद्ध बनने तक की, जो विजय सर बोले कि बुद्ध बनने तक का जो खोल रखा हो, हाँ, वो तो हाँ, आप भी बुद्ध बन सकते हैं और बोधिसत्व कहला सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने समझाया। बिल्कुल, इस पर आपने डॉक्टर बात की। डॉक्टर लालमन जोशी ने इन सब सवालों का जवाब ऑलरेडी दे दिया है। उनका डिसर्निंग बुद्धा किताब है। हाँ, ये जो है, ये एमडी सलीम की ये टिप्पणी है। इसके साथ ही हम लोग आज की चर्चा खत्म करते हैं। जब मुस्लिम समाज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय को मान लिया, तो फिर 6 दिसंबर को काला दिवस मान लिया तो ठीक है, लेकिन सच है तो बेसिकली ये काला दिवस। यदि कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हुआ और मान भी लिया, तब भी सलीम साहब वो क्या मान लिया भाई? आपको जज को सपना आ गया, राम जी ने उसको बता दिया ऐसे सॉल्व कर लो। एक मस्जिद गिरा दिया गया, कहा गया अपराध हो गया, कोई सजा नहीं हुई, क्या मान लिया गया? है तो काला दिवस। लेकिन इसने पैंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि आप अब हर जगह जो है इसकी बात होने लगी है, और आप देखिए रहे पूरा खुदाई अभियान चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि काला दिवस आप मनाते हैं और ऐसे मनाते हैं जैसे उस दिन का महापुरुष का जो दिन था, न उसकी चर्चा होती, न बात होती, न ये होता, आप वही छोड़ देते मनाना। आपने संविधान दिवस मनाया होता, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को। वो शायद गाते हैं ना सर मराठी में, पुषा काड़ होता काड़ रात्रि झाली। तो मतलब सवेरा होते होते काली रात्रि हो गई थी उस दिन। उस सेंस में मना लेते जी। हिंदुस्तान, बस थोड़ा तेजी से जो दिखाने लायक है उनका कर दे रहे हैं। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र, बिहार, इस पर बात नहीं करेंगे। विविधता जी आज आरएसएस तो बाबा साहब लगते हैं, कांग्रेस बाबा प्रति बहुत सहज नहीं थी, बिल्कुल। बिहार के इस पर अभी आज नहीं बात करेंगे। चिराग शर्मा वाली बात तो खैर इंटरकास्ट का जो है, बाबा साहब के अम्बेडकर सबके समकालीन विरोधियों में एक और अम्बेडकर के दलितों के अधिकार का लड़ाई का विरोध किया। तो कांग्रेस में भी तमाम नेता थे जो बाबा साहब अम्बेडकर के ऑलमोस्ट खिलाफ ही थे, बहुत सारे। सावरकर वाला लाइन आपका गलत है सूरज जी। सावरकर जो है हिंदुओं के बीच में कास्टिज्म के खिलाफ थे और बाबा साहब के इन संघर्षों का समर्थन भी करते थे। वो अलग बात था कि वो हिंदुत्ववादी थे और उनका पूरा फोल्ड, उनका जो तरीका था वो समरसतावादी थे, समतावादी नहीं थे। ये फर्क था। लेकिन वो ब्राह्मणों में हिंदू जो एक भौगोलिक पहचान थी उसको धर्म बना के प्रयास किया, तकनीकी रूप से गलत कह रहा है जी।
बस 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 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बात हो गई। ये है, इन विरोधियों को अम्बेडकर के साथ मतभेद कई मुद्दों पर थे, जिनमें से कुछ प्रमुख मुद्दे थे: लड़ाई, दलितों के अधिकारों की लड़ाई, हिंदू धर्म में सुधार, भारतीय संविधान का निर्माण। हिंदू धर्म में सुधार के मामले में भी सावरकर इनके साथ थे, बल्कि वो तो कहते थे बीफ खाओ और उसकी बात तो करो यार। थोड़ा सावरकर हुआ ये ना सर कि मतलब इस लड़ाई में सावरकर को ऐसा करके सावरकर के सारे पक्षों को जो लिया जा सकता था, जिससे उनका विरोध होता, उसकी चर्चा ही नहीं। भारतीय संविधान के निर्माण के मामले में उनके खिलाफ जरूर थे, अस्पृश्यता के खिलाफ की लड़ाई के खिलाफ नहीं थे, दलितों के अधिकारों की लड़ाई के खिलाफ जरूर थे, क्योंकि वो समता विरोधी थे, समरसता वाले थे। वो उतना ही अधिकार देना चाहते थे कि अस्पृश्यता ना हो आदि इत्यादि। हिंदू धर्म में सुधार को लेकर सहमत थे। जी, ठीक है। लोगों के फूड चॉइसेस को लेकर के भी, बल्कि गांधी के शाकाहार के लिए है, इसको थोड़ा समाधान करते हैं। विजय सर ने कहा था मोनोलिथ, ये मुसलमानों के लिए नहीं कहा था उन्होंने। मुसलमानों को भी मोनोलिथ मान लिया गया है, जो गलत है। यह भी बहुलक। अच्छा हाँ, वो ठीक ही कहा है, सलीम साहब ने ठीक ही कहा। अम्बेडकर वाद रेगुलर, इस पर बात नहीं करेंगे कोर्ट साहब आज। और ये डॉक्टर भीमराव भारत का लेकिन कट्टरपंथी में, चलिए ये तो हो गया। बहुत सारे कमेंट्स है, शायद अब हम लोग ना ले पाए। संजीव सर, लास्ट मिनट ऑफ आरएसएस अभी हाल के दिनों में कब आपने कहीं देखा जहां लास्ट स्माइल ऑफ अम्बेडकरिज्म हुई हो? ये सब तो चल रहा है। लास्ट स्माइल ऑफ अम्बेडकरिज्म पर हम लोग एक बातचीत एक दिन रखते हैं ड्राइंग में मोहर साहब। महिलाएं, एक दिन हमने कहा था, महिलाएं लगातार कई क्षेत्रों में पुरुषों को आउट नंबर कर रही हैं। यही अपने आप में बहुत बड़ी संख्या। हर दलित परिवारों से लोग विदेशों में पढ़ रहे हैं, कोई कोलंबिया में पढ़ रहा है, कोई, ये भी तो अम्बेडकर का स्माइल ही है। संविधान काम कर रहा है जी। आरएसएस को यहाँ बर्दाश्त करके बाहर। और जैसे जैसे इंटरनेट को एक बहुत बड़ी क्रांति कह सकते हैं, क्योंकि इसने पूरी तरह से ऑल्टरनेट मीडिया खड़ा किया है, सब कुछ खड़ा किया। आज हम वॉइसेस जो है सुन सकते हैं। तो जो डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस से नहीं हो पाया है, टेक्नोलॉजी ने भी एक बहुत उसकी कमी को पूरा किया है। इन पिछले आप 5 से 10 साल के अंदर में बहुत बदलाव देख सकते हैं। आज बहुत सारे दलित वॉइसेस है जो आप मुख्य धारा की मीडिया में जो नहीं थी, अब आप उनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। एक दिन हम लोग इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कब कब मुस्कुराते हैं। लिसन टू मेनी, स्पीक टू फ्यू। हेमलेट का, विलियम शेक्सपियर के यहाँ से बहुत सारा हो गया, अब हम लोग छोड़ रहे हैं। फांसीवादियों के आक्रामक होने के साथ ही लोग बाबा साहब को ऐसे याद कर रहे हैं जैसे डर लगने पर लोग। हाँ, ये संकट है सर, और वह इसलिए नहीं याद कर रहे हैं, वो सोशल जस्टिस को पीट रहे हैं डंडे से। वो थोड़ी सी भी जो आग है ना, उसको भी खत्म कर रहे हैं। तो हमारा मुख्य सवाल ही आज यही था कि जो उनको क्लेम करें, क्या वो सच में उनकी विरासत को कैरी कर रहे हैं? बिल्कुल। अंबेडकर ने साइमन कमीशन में भारतीय समाज दलितों आयोग के बात रखी थी। बिल्कुल। अंबेडकर वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान एंड वांटेड ब्रिटिश रूल टू कंटिन्यू। अब हम 1.25 घंटा हो चुका है। वर्मा जी, सामदान में शाम यही तकनीक है जो 6 दिसंबर को की गई। जिसको डाइल्यूट करना हो तो उसके सामने कुछ और खड़ा। बिल्कुल यही सवाल है, उसके समान कुछ और। हाँ, तो पैरेलल खड़ा करने की कोशिश की ही गई, कोशिश क्या कर दिया गया। ये पैरेलल एक समांतर जो है रेखा खींची गई इसके बहाने। लेकिन जब इसको हमारी जिम्मेदारी कि हम इसको मिक्स करें इस तरह से कि ये वही बाबा साहब का दिन है, और जो हमला करने वाले हैं वो इसको डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसी दिन हमला किया था इस पर। दीपांकर बुद्ध ने कहा है कि बुद्ध के वक्त हिंदू धर्म ही नहीं था। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई आस्थाओं का अपना अलग ये था। जी, हिंदू शब्द ही नहीं था। हिंदू धर्म होने की बात अलग है, हिंदू शब्द ही नहीं था। ठीक है, तो आज आप सबका हम अपने समय से जो है 15 मिनट और लगभग 14 मिनट आ गए हैं। तो अब इसी नोट पर हम आज की चर्चा खत्म करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही सारगर्भित जो है चर्चा हुई, और उतना ही जो है आउटसाइड पैनलिस्ट की टिप्पणियों ने भी इस गंभीर चर्चा को और ज्यादा सारगर्भित बनाया। मेरे ख्याल से ये जो है बाद में भी सुने जाने लायक चर्चा है।
अपने तमाम जो है बहुत सारे विषयों पर जो है कुछ स्पष्टता और एक नई जानकारी जो है वो भी इसके अंदर चाहे वो प्रकाश जी ने दी हो, विजय सोनवाने सर ने दी हो और संजीव जी आपका भी। तो हम आज की चर्चा इसी नोट पर खत्म करते हैं। इसको समझने की जरूरत है, उन तमाम जो दोहरापन है, जो हिपोक्रेसी है जिनसे बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल जो आज के राजनीतिक दल कर रहे हैं, आपको नजर रखनी चाहिए कि असली विरासत जो है जो वो कहां पर कैरी हो रहा है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी नजर इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। आप सब स्त्रीकाल देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके तो हमें आर्थिक सहयोग भी दीजिए। नमस्कार, हम कल फिर मिलते हैं किसी और विषय पर।